जैसे उत्कर्ष का क्या अनुभव है, उन्होंने जीएस पे ध्यान नहीं दिया, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ये फेज थोड़ा ज्यादा है कि पेपर आउट हो जाए, बस हमको पहले पता चला कि आने क्या है। 4-4 घंटे जीएस पढ़ रहे, 5-5 घंटे जीएस पढ़ रहे। मतलब जीएस में जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो वो ओके है फिर। कपड़े पहने वो सबसे खराब लग रहे हैं। अच्छा, ये बढ़िया लग रहा है, इसका कॉलर उठा हुआ है, मेरा नीचे है। तो जब कोई चीज मैन्युफैक्चर हो चुकी है तो उसका मेंटेनेंस कम टाइम टेकिंग होगा। कि मेरी नींद रात में खुलती तो भी मैं 15 मिनट टाइपिंग करके वापस सोता था। अशून्य हूँ मैं, मतलब कुछ भी हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे आसपास सब कुछ घूम रहा है। अब बताओ क्या उसने एमटीएस के लिए जीएस अलग से पढ़ी होगी और सीजन के लिए अलग से पढ़ी होगी? मतलब आप समझ रहे, तो हर बात में आप वही पाएंगे, क्यों नहीं बेकार सब। पहले हमसे कोई पूछता भी नहीं था कि आज शाम को क्या बनेगा, जो बना है वो खा। कभी कभी हमको आजकल पेपर जब मैं देखता हूँ बाद में तो हमको लगता है कभी कभी एग्जामिनर का मन ही नहीं था पेपर बनाने का। वैसे पेपर आ गया, अच्छा। तो एक बार अब हमारे साथ उत्कर्ष है। परिचय ये समझिए कि एक बार चयन लेने के बाद जब आप एक बार तैयारी को स्टेब्लिश कर लेते हैं तो फिर कोई भी एग्जाम आप लगातार देते रहे, वही तरीका है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करते रहते। ऑडिटर सीजीडीए में 2024 में सिलेक्शन के आने के बाद फिर लगातार जो भी एग्जाम क्वालिफाई हुए दिए गए, उसमें हाई कोर्ट का एग्जाम, असिस्टेंट आईबी, एसीआईओ जो होता है उसका, जेएसए, एसबीआई में भी सिलेक्शन लिया। और अभी भी जो भी अनवरत एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी कोई गलत परफॉर्मेंस नहीं है। लगातार जो चाहें जैसे मिल सकते हैं, जो चाहें वो पा सकते हैं। बात इतनी है कि जब आपको ये लगता है कि कई बार कि हम एक एग्जाम पा जाएं, एक सिलेक्शन पा जाएं, तो उसका कोई इंडिविजुअल तरीका नहीं है। तरीका एग्जैक्टली एक ही है। जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो फिर आप किसी भी एग्जाम में अपना चयन पा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उत्कर्ष अब आपसे बात करें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। आपके मन में कोई बात हो कि आप कैसे चीज़ों को मेंटेन करते हैं, कैसे इस बात को मेंटेन किया गया कि एक बार सिलेक्शन पाने के बाद उस तैयारी को भी मेंटेन रखा गया, जिससे आगे आने वाले चयन मिल जाते हैं। ठीक, उत्कर्ष। तो बेसिकली ऐसा है कि जो सिलेक्शन होता है कि आपको ध्यान देना होता है कि कहाँ पर हम गलतियां कर रहे हैं। मैं अपने भाई के साथ बैठा था पिछले साल जब सीजीएल का फॉर्म आया था, बातचीत डिस्कशन कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके बारे में बता दूं, बहुत इम्पैक्ट रहा उसका। ही हैज गॉट 9 जॉब्स, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ, एसएससी सीजीएल से जीएसटी इंस्पेक्टर, एसएससी सीजीएल से अकाउंटेंट, इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क। अब हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे सिलेक्शन हो, क्या है, क्या लूप होल्स रह गए हैं कहाँ पर, क्योंकि 2022 का जब मेंस दिया तो पर भी 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, 2023 का जब मेंस दिया तो पर भी 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। क्या कर सकते हैं? तो समझ में आया कि जहाँ पर भाग रहे हैं कि जीएस के पीछे लगातार भाग रहे हैं, 4-4 घंटे जीएस पढ़ रहे हैं, 5-5 घंटे जीएस पढ़ रहे हैं। आजकल तो वो भी चल गया कि ये सीरीज वो सीरीज से सब चलता रहता है। अगर आप सब पेपर उठाए, कट ऑफ्स उठाएं, अगर आपने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी कर ली, जीएस आपकी नॉर्मल भी रही, तो सिलेक्शन हो जाएगा हमेशा से। इंग्लिश सबसे अच्छी करने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल इंग्लिश का वेटेज और भी बढ़ा है। जैसे जब से पैटर्न चेंज हुआ है, सीजीएल में 45 क्वेश्चंस मेंस में आने लगे हैं, सीएचएसएल में 40 क्वेश्चन, इवन एमटीएस में भी अब इंग्लिश की बदौलत ही सिलेक्शन हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जीएस ना पढ़िए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको इंग्लिश को अच्छा सा वेटेज देना पड़ेगा। आप जीएस पढ़िए, जितनी भी चीज़ें हैं जो आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़िए, लेकिन इंग्लिश पर ज़्यादा मेहनत करिएगा। इंश्योर ये कीजिए कि मैथ रीजनिंग अच्छी से हो। जैसे जब मैं रीजनिंग पढ़ता था तो जब प्री लगा मुझे पजल पढ़नी थी, तो मैंने भाई से डिस्कशन किया कि पजल कहाँ तक आ सकती है। एसएससी में कभी अभी इन पजल आती हैं, कभी इन आउट हो सकती हैं। तो भाई ने कहा कि ऐसा करो कि 2 महीने तक पजल पढ़ लो, ताकि एक बार पजल का पूरा सेशन ही हो जाए, उससे बैंकिंग सेक्टर भी खुल जाएगा आपके लिए। और मैंने 2-3 महीने तक वो पजल का सेशन किया जो भी हो सकता था, और उसके बाद मेरा बैंकिंग में भी जो स्कोप है वो भी बढ़ गया, बैंकिंग में भी अच्छा परफॉर्म करने लगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एक और भी चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप प्री के मॉक देने लगते हैं तो उस हिसाब से अकस्टम्ड हो जाते हैं। आपकी एनर्जी जो होती है, आप 1 घंटे तक मॉक देते हैं तो लगातार 1 घंटे आपने मॉक दिया, उसके बाद आप इजी फील करने लगते हैं। ये होता है, इसका इम्पैक्ट उसमें होता है, क्या कहते हैं, मेंस में, कि आप जब पहला सेशन खुला रीजनिंग और मैथ का तो आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया,
और बाद में ये हो रहा होगा कि शायद इंग्लिश में गलतियाँ हो रही, सिली हो रही, मिस्टेक हो रही, सिली हो रही है, यार ये तो आता था, इसके साथ ये कैसे लग गया, ये कैसे लग गया, ऐसे हो सकता था। उस एनर्जी लेवल को भी मेंटेन करना रहता था, होता था। ये आप कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था कि मैं एग्ज़ाम देने जाने से पहले बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक लेता था, या वो कर सकता है। आप ये कर सकते हैं कि आप जब भी वहाँ पर वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, तो उसमें जो भी आपको ऐसे सब्सटेंस ले जाए जो आपको एनर्जी दे, रिफ्रेश रहे वहाँ पर, ताकि जब आप मैथ रीजनिंग का वो सेशन कंप्लीट करें, पहला सेशन क्लोज हो और दूसरे इंग्लिश की और जीएस की तरफ बढ़े, तो आप एक बार फिर से अच्छे लेवल के साथ बढ़ेंगे। उत्कर्ष ने अपना अनुभव शेयर किया और साथ साथ आपको ये भी बताया कि जिनके भाई सीनियर है उन्होंने उस दौरान तैयारी की जिस दौरान उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन को फॉलो किया और अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन की। उत्कर्ष संस्थान के छात्र है, तो इस बीच जो इन्होंने चीज़ें सीखी, जो बताई कि एग्जामिनेशन के पैटर्न में जब आप एग्जाम देने जाएं तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आप अपने एक लेवल को पाते हैं, जब डिसिप्लिन से आप तैयारी करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ भी किया जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, एक नहीं 9, हमने आपको पहले बताया कि जैसे अब उत्कर्ष को 4 सिलेक्शंस मिल चुके हैं, इनके भाई को 9 सिलेक्शन मिल चुके हैं। इससे ये बात एकदम क्लियर तो हो ही जाती है कि जब एक बार स्तर को पकड़ लेते हैं फिर हम कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, ऑटोमेटिकली उसके लिए हम चयन पा जाएंगे। अब आपके क्वेश्चंस जो आप उत्कर्ष से करना चाहें। हेलो सर, आपको कंग्रेचुलेशंस। एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ कि मैं अभी जॉब कर रही हूँ, मैं भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब जॉब में जा आप जैसे आपने अभी जॉब करके उसके बाद इतने सारे सिलेक्शन ले रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है उस समय अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि पेशेंस कैसे रखते हैं, उस सिचुएशन को डील करना, वहाँ काम करना, फिर आना, फिर कभी कभी ऐसे सिचुएशंस हो जाती है जिसको हम हैंडल नहीं कर भी पाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई को भी अपने हिसाब से मैनेज करना, तो वो जो माइंड में होता है उसको कैसे आपने हैंडल किया? हाँ, वैसे ये हेक्टिक होता है, जब जॉब कर रहा है तो उसके साथ प्रिपरेशन करना तो थोड़ा सा हेक्टिक होता है, लेकिन आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा। या तो आप जैसे आपकी जॉब ऑफिस टाइम जो भी हो उसके पहले समय निकालना पड़ेगा, उसके बाद समय निकालना पड़ेगा। जैसे मैं गवर्नमेंट हूँ तो मुझे लंच में जितना समय मिलता है मैं वहाँ पर भी कुछ कॉपी या किताबें, कुछ सेशन लगा लिया है, सेक्शन लगा लिए, ऐसे करके आपको वो टाइम मैनेज करना पड़ता है। या सैटरडे संडे जब ऑफ है तो उसका फुल यूटिलाइज करना होता है कि हम 2 दिन पढ़ेंगे और कहीं पर भी वो नहीं करेंगे, तो ऐसे आप कर सकते हो। कि आप जैसे जॉब में हैं तो जॉब में क्या होता है कि जब भी आप फुल टाइम जॉब में हैं तो टोटल जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं वो क्या हैं, डिपेंड करता है उस टाइमिंग में आप कितना अपने आप को इकट्ठा करा बनाए सकते हैं। जैसे मान लो आपको कहीं बीच में कहीं कोई स्पेस मिलता है जहाँ पर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। आप बिफोर द ऑफिस एंड आफ्टर द ऑफिस क्या एटमॉस्फेयर आपने मेंटेन कर रखा है और उसको आप कैसे डील करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गवर्नमेंट जॉब लगी, अब उसको 100 किलोमीटर दूर पोस्टिंग मिली, तो उसको लगता है कि कुछ भी हो जाए हमें सुबह जाना है और शाम को वापस आना। अब इस स्थिति में होता है कि सुबह 6 बजे वो निकलता है और रात में 8 बजे आता है, अगले दिन सुबह 6 बजे निकलता है, रात में 8 बजे आता है, तो ऑफिस ट्रेवलिंग मिला जुला कर क्या हो गया, टाइम कंज्यूम हो गया और बात खत्म हो। ठीक, फिर आपको लगता है पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ लेंगे आप। पहली बात तो एक्टिक आपका शेड्यूल ये है कि आप ट्रेवलिंग में टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, और ट्रेवल आप किसी भी साधन से करें क्योंकि वो रेगुलर से थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो आपको थकान तो होनी ही होनी। ठीक, उसके अलावा आने जाने मान लो किसी तरह से ऐसा कुछ हो गया कि कभी क्लास में बैठे हैं तो कभी अच्छा लग जाता है, कभी कोई बच्चा है कोई ऐसे एक्ट कर देता है जिससे मूड खराब हो जाता है। तो जब आप इतना ट्रेवल करेंगे तो आपका जो डे है वो कैसा किस दिन गुजरेगा, ये डिपेंड करेगा उस ट्रेवलिंग एटमॉस्फेयर पर कि किस दिन आपको कैसे लोग फेस कर रहे हैं। किसी भी तरह से आप आ जाए, कुछ लोग जैसे स्वयं का साधन मेंटेन कर लेते हैं तो ट्रैफिक परेशान करेगा। ठीक है, मान ली पूलिंग कर ली, एक गाड़ी से 4 लोग एक साथ चले जाएंगे तो चारों लोग एक मत के हों ये भी जरूरी नहीं। किसी का मन है बीच में चाय पीने का, आपका मन है मैं लेट हो रहा हूं, तो फिर ये सब कुछ जो है आपका प्रेशर क्रिएट करता है। तो पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि आप अपने ऑफिस के जितना नियरर रह सकते हैं उतना नियरर रहे, स्टेप 1। ठीक, जो भी लोग जॉब में हैं या इस वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रहे हो, जो भी लोग जॉब में हैं, चाहे वो आइदर गवर्नमेंट या प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट है तो उनके पास पार्ट टाइम का ऑप्शन नहीं है, और प्राइवेट है तो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा कर रखा हो। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप ट्रैवलिंग में टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, आप उस 1 मिनट को भी बचाएं जो ट्रैवलिंग में बचाया जा सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी
भी व्यक्ति को पोस्टिंग कानपुर मिलती है, बट उसने अपनी जो रेजिडेंस मेंटेन कर रखा है, अगर वो कानपुर का निवासी नहीं है तो उसने अपना रेजिडेंस मेंटेन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि वहां से 20 किलोमीटर दूर कल्याणपुर। अब क्या होगा कि ट्रेवलिंग उसको रोज परेशान करेगी, और सिर्फ वो कानपुर से मतलब में उस अपने ऑफिस के ठीक नजदीक, मान लीजिए उसका ऑफिस इनकम टैक्स ऑफिस है और उस एरिया में उसको वहां पर महंगे अपार्टमेंट्स या रेजिडेंस मिल रहे हैं, अगर रेंट पे वैल्यू ले रहा है तो वहां पे क्या होता है, वो महंगे की वजह से नहीं लेगा। कि जैसे मतलब वहां 5,000 में रहेंगे, यहाँ में 10,000 रुपये पड़ेंगे, 10,000 हम क्यों दें, हम नहीं रहेंगे, हम वहां रह लेंगे। लेकिन वो इस बात को कभी कैलकुलेट नहीं कर पाता कि जो टाइम आपका जाता है आने जाने में, और जो ट्रेवलिंग में कंजम्पशन होता है आपके पेट्रोल का या फिर किसी भी तरह संसाधन में खर्चों का, तो ये भी तो कैलकुलेट हो सकता है। इसलिए ओवरऑल पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि जितना नियरेस्ट रह सके। नियरेस्ट रहने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि अगर आप ऑफिस के नजदीक है और ऑफिस के बीच में कभी ऐसा एक एटमॉस्फेयर बना जब आपको लगा कि आपके पास टाइम और आज कोई काम नहीं, तो आप उस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपका 2 घंटे हैं और ऑफिस में कुछ नहीं है, आपके पास नहीं, स्पेशली मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास है, आपने सारा काम निपटा लिया है या कोई शेड्यूल है और अगला शेड्यूल 2 घंटे बाद है, तो 2 घंटे का आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो आप 2 घंटे वेस्ट करें, क्योंकि आप घर तो जा ही नहीं सकते और आपका एटमॉस्फेयर आपका वहां आपको मेंटेन करना है। तो पहला स्टेप तो ये लेना चाहिए। दूसरा, ऑफिस जब हम ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए उत्कर्ष हैं, आप चयनित हो गए, इन्होंने वो उस फीते के अंदर और फीते के बाहर वाली फीलिंग महसूस की होगी। हर वो बच्चा जो चयनित होता है वो महसूस करता है कि सिलेक्शन होने से पहले और सिलेक्शन होने के बाद सब कुछ एटमॉस्फेरिक परिवर्तन आता है। हमें ऐसा लगता है कि पहले मैं शून्य हूं, फिर मुझे लगता है कि मैं अशून्य हूं, मैं मतलब कुछ भी हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे आसपास सब कुछ घूम रहा है। सारे निर्णय मुझसे पूछ के लेते हैं, जहां हमको कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी पहले। तो पहले हमसे कोई पूछता भी नहीं था कि आज शाम को क्या बनेगा, जो बना है वो खा लो। और अब वो जो स्टेटमेंट बदल गए हैं, तुम्हें जो पसंद हो वो बना दे। तो इन दोनों स्थितियों में उसको ऐसा लगने लगता है जैसे मैं ही ब्रह्म हूं, अब मैं जो कहूंगा वही होने लगेगा। तो पहली बात तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, इसको कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करिएगा। ऑफिस में जब आप पहुंचते हैं तो आपके आसपास कलीग्स होते हैं, आपके पैसे भी आने लगते हैं। तो ऑफिस के पहले और ऑफिस के बाद बहुत सारी ऐसी प्लानिंग बन जाती हैं जिस स्थितियों में आपका टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑफिस कलीग का बर्थडे है, कभी आपको कॉफी पे जाना है, कभी आपको कुछ करना है, कभी कुछ करना है। अगर आप ऑफिस में 50 लोग भी हैं तो कोई ना कोई प्लानिंग तो हो ही जाएगी। प्रयास करिए उसको अवॉइड कीजिए। मैं ग्रुपिंग के इसके भी इस स्थिति में ये बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो टाइम तो यही सब है। सुबह आप सोचते हैं कि रात में आप देर तक कुछ और काम निपटाएंगे, या आप जो है मूवीज या वेब सीरीज या फोन इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर सुबह आपका 10 बजे का ऑफिस, आप 9 बजे उठ रहे हैं और भागते हुए जा रहे हैं। इसकी जगह ये भी हो सकता था आप कि अपना आप वही शेड्यूल मेंटेन रखते जो आप पहले रखते थे, कि संस्थान से आप घर पहुंचे मान लो 6 बजे और फिर पढ़ने लगे, और फिर 11 बजे तक आपने पढ़ाई की और 11-12 बजे आप सोए और फिर सुबह 6 बजे उठ गए, आप 5 बजे उठ गए और फिर से आप मेहनत कर रहे हैं। ये तब भी हो सकता था कि आप ऑफिस के तुरंत बाद अपने समय को बचाकर यूज करें, और ऑफिस में पहुंचने से पहले भी जो टाइम आपका 2-3 घंटे का हो सकता है उसको पढ़कर कंप्लीट करें, क्योंकि आप एक स्तर तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे। अगर आप सिलेक्शन लेकर एक पद पर पहुंचे हैं तो आप ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल बच्चों की तरह हैं कि आपको 12 घंटे स्टडी चाहिए। आप थोड़ा तो अपग्रेड हो चुके हैं, तो अब आपकी मेंटेनेंस जरूरी है, ना कि फॉर्मेशन। मतलब फॉर्मेशन तो आपकी सिलेक्शन के उस दौर में हो चुकी है, बस सिचुएशन क्या है कि आपकी अब मेंटेनेंस जरूरी है। तो मेंटेनेंस में टाइम कम लगता है इन कंपैरिजन टू फॉर्मेशन। तो जब कोई चीज मैन्युफैक्चर हो चुकी है तो उसका मेंटेनेंस कम टाइम टेकिंग होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? भाई शर्ट बन गई है तो प्रेस करने में कितना टाइम लगेगा? बनाने में तो बहुत टाइम लगा था, धागे बुनने में समय लगा, फिर कपड़ा बना, फिर सिलाई हुई, एक्सेट्रा। तो कहने मतलब आप एक लेवल तक पहुंच चुके हैं तो मेंटेनेंस में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल मत सोचें कि सामान्य बच्चों की तरह आपको जब 12 घंटे मिलेंगे तभी आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको सिर्फ मेंटेन करना है, अब आपको रिवीजन ज्यादा करना है। आपका स्तर, आपका दिमाग, आपका कॉन्फिडेंस आपको अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक, तो इन्हीं बच्चों के बीच जैसे आप उत्कर्ष हैं, आए, आप चीजें सिलेक्शन लिए, ये भी तो हो सकता था कि एक पेपर दिया बस ठीक है, अब हो गया, आप अब इधर अल्लाह उल्लाह चल रहा है, सब ठीक है। तो अपने आप को इंप्रूवमेंट करने के लिए ये सारे तरीके हैं। अब इसके बाद अब आपको कोई सवाल बचाओ तो मुझे लगता है मैं समझा सकता हूं। आप समझ गए? ऑफिस के बाद, ऑफिस के पहले, ऑफिस में हर चीज इंपॉर्टेंट। 10 मिनट भी कहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपके पास काम है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। कभी कभी लोग बहुत किल होने लगते हैं कि 8 घंटे का कोई ऐसा ऑफिस है जिसमें उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अगर उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे नहीं मिल रहा ऑफिस में, तो ऑफिस के बाद और ऑफिस के पहले वाले को सही से इस्तेमाल कीजिए।
आप अपने आप को मेंटेन कर लेंगे, हो सकता है थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन फिर भी कर ले, कुछ तो कर लेंगे। बात आप समझ रहे हैं? अब ऑफिस में मिल रहा है तो फिर बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी, भाई ऑफिस में काम है, आपकी पब्लिक डीलिंग जॉब नहीं है, आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप एक अपना एक टास्किंग वर्क है, आपने उसको निपटाया, अब आप अपनी केबिन अपनी टेबल पे बैठे हुए हैं, अब आप पढ़िए, पढ़ते रहिए। कुछ जगह ऐसा होता है कि ऑफिस में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, नहीं पढ़ सकते, तो मान लीजिए नहीं पढ़ सकते, दिमाग तो खाली, सोचते रहिए, ऊट पटांग सोचने से कुछ अच्छा सोचिए। तो ऐसे हर समय को इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने आपको बहुत बार एक एग्जांपल दिया होगा कि मेरी नींद रात में खुलती तो भी मैं 15 मिनट टाइपिंग करके वापस सोता था, तो जरूरी थी कि वैसे भी 10 मिनट नींद तो वैसे दोबारा नहीं आने वाली थी, तो मैंने एक बार जाकर टाइपिंग मार देते हैं 10 मिनट की, तो फिर उससे सो जाते हैं, क्योंकि उससे नींद तो खराब वैसे भी हो चुकी थी। तो अगर नींद रात में खुली, आप उठे, आपने देखा 10 मिनट पानी वानी पी के सो गए, इससे अच्छा था एक बार टाइपिंग करके सो जाते। तो उस 10 मिनट का भी कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और नहीं तो सब चीजें इस तरह से अगर मेंटेन करें तो बहुत अच्छी चीजें की जा सकती है, मुझे लगता है। शायद और किसी का कोई सवाल? भैया आपने जैसे बोला कि जीएस नॉर्मल आनी चाहिए, तो मैथ्स कंप्लीट हो गई, रीजनिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद में इंग्लिश भी हो गई, तो हर एग्ज़ाम में 1% ऐसा चांस होता है कि एक क्वेश्चन इतना कैलकुलेटिव होता है या ऐसा होता है जो हम लोगों को नहीं आता है, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं। तो जीएस नॉर्मल के लिए भी अभी लास्ट में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जीएस थी वो करंट अफेयर से थी, और इतना बड़ा मतलब इतना सारा काम होता है दिन में, सारे रिविजन्स फिर होमवर्क, तो करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दिमाग से गो थ्रू करें, क्योंकि लर्न तो नहीं कर सकते इतने सारे। मैंने बेसिकली जो करंट अफेयर से लास्ट के जो सेशन होते हैं, जो 6 घंटे 8 घंटे की मैराथन होती है, तो 2-3-4 दिन पहले से मैं गो थ्रू कर लेता था कि ऊपर का रहे मेरे पास, लेकिन डिटेल्ड में पूछ लिया, क्योंकि एसएससी का ये भी नहीं रहता ना कि 2024 का है। अभी मैं एग्जाम देके आया, अभी आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा 2025 में जब सीजीएल हुआ, 2023 की सीजीएल करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, 2022 की करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, तो आप कैसे याद कर सकते हो? तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मतलब जीएस में जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो वो ओके है फिर? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जहाँ से सिलेक्शन लेना, मैथ अच्छी कीजिए, रीजनिंग अच्छी कीजिए, इंग्लिश अच्छी कीजिए, ये नहीं बोल रहा कि जीएस ना पढ़िए, आप पढ़िए, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप जीएस में जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट नहीं मिलता है आपको, कभी ज्यादा मिल सकता है, कभी कम मिल सकता है। अब एक प्यारा सा एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त एसएससी सीजन 2023 में यूपी में नंबर 1 आया, अमित सिंह चौहान, और जीएस में थे 75 में 60 नंबर थे, और इवन सीजीएल की जीएस में 50 में 20 ही नंबर रह गए। अब बताओ क्या उसने एमटीएस के लिए जीएस अलग से पढ़ी होगी और सीजीएल के लिए अलग से पढ़ी होगी? क्या आपको ये समझना पड़ेगा कि जीएस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीएस पढ़िए ना, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि आप जीएस को उतना ही वेटेज दीजिए, लेकिन इंग्लिश जैसे इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं ताकि सिलेक्शन होता है। और भी मैथ जितना मैंने सोचा है कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में अगर आपके ओवरऑल 315 का पेपर होता है, उसमें 90% से ज्यादा स्कोर गैदर कर रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। सीजीएल 2022 ले लीजिए, 318 या 316 नंबर पे जीएसटी इंस्पेक्टर की कट ऑफ गई, 4690 की। सीजीएल 2023-24 ले लीजिए, उसमें भी ऐसे नंबर की कट ऑफ गई, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको सिलेक्शन भी हो जाएगा और अच्छी पोस्ट भी मिल जाएगी। ये जो आप सोच रहा है कि जीएस में 75 में 75 नंबर लाने पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा और सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से ये तो भी है। रिपीट करिए। एग्जाम्स में जो जीएस आ रही है इस टाइम पे वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही है, मतलब जो इस समय करंट इवेंट्स चल रहे हैं उसमें कभी थीम पूछ रहे हैं, कभी कुछ पूछ रहे हैं। तो अभी जो लास्ट एग्ज़ाम था सीजीएल का, उसमें 25 में 20 करंट अफेयर्स से ही होंगे, तो इतने सारे, या 20 नहीं 15, बट ज़्यादातर करंट अफेयर्स से ही थे, शायद मेरी शिफ्ट में होंगे बट थे। तो मतलब इतना सारे दिन में मॉर्निंग में करंट अफेयर्स रीड किए जा सकते हैं, बट उनके अंदर भी काफ़ी डीपली क्वेश्चंस होते हैं, तो वो उतनी सारी चीज़ें कैसे, या तो फिर कोई स्ट्रेटजी हो। सबसे पहली बात तो ये कि जीएस की चाहे वो करंट हो और चाहे वो रेगुलर आपका पूरा कंप्लीट जीएस हो, स्ट्रेटजी एक ही है। जब आप ऊपर पढ़ेंगे, जैसे उत्कर्ष का क्या अनुभव है, उन्होंने जीएस पे ध्यान नहीं दिया, सिलेक्शन हो गया, ठीक है।
मतलब आप समझ रहे, तो हर बात में आप वही पाएंगे, क्यों नहीं बेकार सब ऐसे ही हो जाता है। जैसे मान लो किसी को लगता हो कि उसने पढ़ा नहीं और उसका चयन हो गया, तो उसकी भाषा में यही आएगा, बिना पढ़े हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना पढ़े हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिना पढ़े हो गए। अंतर बस इतना था कि उस पर्टिकुलर एग्जाम पे आपने फोकस नहीं किया, पीछे से आपका बैकलॉग इतना, मतलब बैक से पूरा इतना डेटा मेंटेन था और वो आपके काम आया, आपने परफॉर्म किया, आपका सिलेक्शन हो गया। आप समझ रहे हैं? तो सिलेक्शन डिपेंड्स, पर्टिकुलर एग्जाम पे आपने टारगेट किया या फिर आपके पास पहले से आप इतना मेंटेन थे अपनी नॉलेज के साथ कि आप सिलेक्शन पा गए। जैसे इस सेशन की शुरुआत में ही उन्होंने अपने भाई का जिक्र किया जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ा। तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि ये चीज़ें, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। वो बस बात ये कि हाँ ठीक है, एक बार एग्जाम्पल लेके हम ऐसे ऐसे मूव करते हैं और फिर हमें लगता है कि पॉसिबल है, बट एग्जैक्टली वो इतना डिफिकल्ट पैटर्न होता है कि जब हम बहुत सिस्टमेटिक पीछे चले आ रहे होते तो हमको समझ में आता है। नहीं तो हर अगले दिन जब हम शुरू अपनी तैयारी ऑनलाइन से करते हैं, हर अगले दिन हमको समझ में आता है पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ बेसिक बैक, पीछे से कुछ बैक आया हो, कुछ पीछे से बैक सपोर्ट होगा या कुछ भी ऐसा होगा जिससे वो फिर चीज़ यूटिलाइज हो पाई। जैसे एक किताब को हम किस तरह पढ़े, ये पहले पता होता है कि इसको पहले पढ़ा जाता है तो फिर हम पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता उसको पढ़ना कैसे होता है तो फिर हमें तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, ये बात आती है। तो जीएस वाले पार्ट में इनका जो है एक्सपीरियंस वैसा है नहीं जैसा आपको क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जीएस वाले पोर्शन में चाहे वो करंट हो और चाहे वो कंप्लीट जीएस हो, पढ़ने का सिंगल तरीका है, आप पढ़ते जाइए। ठीक, हाँ, ज्यादा रटने का ट्राई मत करिए। हाँ, रीडिंग हैबिट्स बहुत ज्यादा मेंटेन करिए और जैसे जैसे आप उसको रीड करने का ट्राई करेंगे वैसे वैसे वो आपके दिमाग में एक स्टोरी की तरह कनेक्ट होता चला जाएगा। बहुत सारा करंट ऐसा होता है जो वन लाइनर होता है, वो बहुत लिमिटेड टाइम से आता है हमेशा, तो वो बहुत आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो बहुत पुराने हो गए होते हैं और वो पूरा इतिहास का पार्ट बन गया होता है। मतलब वो ऑलरेडी करंट तो है बट वो करंट हिस्ट्री है, करंट नहीं है, वो करंट हिस्ट्री है। तो उसको पूरा करंट किया। जैसे कोई एक घटना हुई, उस घटना पे आज जो हुआ वो नहीं पूछा, उसी से रिलेवेंट 2 साल पहले जो हुआ था वो पूछ लिया गया। तो उनका कहना है 2023 की करंट पूछी, ऐसा नहीं पूछा गया था, पूछा वो करंट का ही गया था। बट पॉइंट इतना था कि वो घटना अभी हुई थी जिसमें एक लाइन थी, बट एग्जैक्टली जो डेटा उठाया गया वो 2 साल पहले से उठाया गया, उस पूरे एविडेंस, उस पूरे इवेंट से या उस पूरे कंसेप्ट से। इस तरह से करंट पढ़ी जाती। तो करंट को मुद्दों के रूप में ज्यादा पढ़ें, डायरेक्ट वन लाइनर थोड़ा कम पढ़ें। कम पढ़ने से मतलब वो तो आने चाहिए, वो बहुत कम पार्ट होता है। स्टूडेंट रट लेता है कि हाँ ये हुए, ये चुने गए, इनको नोबल मिला, इनको ये मिला, इनको वो मिला। अब एक एग्जांपल देते हैं, इस समय नोबल प्राइजेज बढ़ रहे, तो नोबल जिनको मिला, ठीक है, वो एक फैक्ट है, अगली बार बदल जाएगा। लेकिन नोबल की एक हिस्ट्री है, उस पूरा एक कंसेप्ट है, पूरा एक थ्योरी है, वो जीएस का पार्ट है। ये इस तरह कनेक्ट, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होता है। संविधान में कोई बदलाव हुआ, कोई विवाद हुआ, गवर्नमेंट ने उस पर कोई निर्णय लिया, वो एक फैक्ट है। लेकिन वो पूरी घटना पूरा संविधान के उस पार्ट को जाके कुरेदती है और उससे क्वेश्चन ला के लेके आती। अगर सही से पेपर बनाया जाता है तब। कई बार पेपर सही से बनाया नहीं जाता, जैसे हमने कभी पढ़ने का मन नहीं था, हटाओ ठीक है। वैसे कभी कभी हमको आजकल पेपर जब मैं देखता हूँ बाद में, तो हमको लगता है कभी कभी एग्जामिनर का मन ही नहीं था पेपर बनाने का, वैसे पेपर आ गया, अच्छा तो ऐसा करते हैं। फिर ये 5वां, ये 10वां, भाई 25वां ले जाके करा दो, ठीक है, हो जाने दो, उनको क्या पता हम क्या पूछे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तब इसको बस आधार मत मानिए। बट जब पेपर एग्जामिनर सही से बनाता है तो उसका तरीका एकदम क्लियर, वो देखता है, वो पलटता है, वो पढ़ा लिखा होता है और पढ़ता है, तब जाके पेपर अच्छा होता है। लेकिन आप तैयारी इसी हिसाब से करेंगे कि एक पढ़ा लिखा आदमी पेपर बनाएगा पढ़कर। ठीक, किसी कोई क्वेरी? हाँ, फर्स्टली कांग्रेचुलेशन सर। मैं पूछ रहा हूँ कि सर रिसेंटली एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि जो क्वेश्चंस हैं सर चेंज होके आ रहे हैं, मतलब पैटर्न से बाहर आ रहे हैं, सिलेबस से बाहर आ रहे हैं। तो सर एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो सर एक पीयर प्रेशर माइंड में क्रिएट होता है कि अब क्या करें, कि ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो उसको डील किस तरह से करें एग्जाम हॉल पे। क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो या फिर कुछ कर रहे होते हो तो सर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि छोड़ते हैं, बट जब आप एग्जाम में होते हो तो वो 5 मिनट भी अगर चला गया तो सर आपका एक सब्जेक्ट चला जाता है। तो सर उसको आप किस तरह से टैकल करेंगे, इसके बारे में सर? एक सर का वीडियो था जिसमें सर ने कहा था कि जो वो क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी करने हैं जो पहले से मिल रहे हैं, आपको टाइम बचाना और उसके लिए टाइम बचाना है जो नया क्वेश्चन आ रहा है। इसी वजह से सर ने कहा था कि आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा, उसी के लिए टाइम करना पड़ेगा।
इस वजह से। एंड सर जो प्रियर प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम के पहले का, वो उसको सर किस तरह से ओवरकम करें कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस बात को आप समझिए, जैसे एग्जाम का आउटपुट आपके पास आया, आपने सोचा कि आपने जो पढ़ रखा है वो सब बेकार है। एग्जैक्टली जो है वो आपका नया पेपर, इसके बारे में हमको पता चला, पर एग्जैक्टली आप पेपर आउट करना चाह रहे थे। मतलब स्टूडेंट का आजकल ऑनलाइन की दुनिया के बाद एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले ही जानना चाहता है कि उसके पेपर में आएगा क्या। तो आपकी इच्छा पढ़ने की थोड़ी कम हो चुकी है, और बहुत सारे बच्चों का ये फेज थोड़ा ज्यादा है कि पेपर आउट हो जाए, बस हमको पहले पता चला कि आने क्या वाला। आप सोचिए, जब विचार कीजिए, जो इस बार सीजल प्री दे के आए हों या उससे पहले जो उनके आसपास का माहौल है, वो कैसे सोचते हैं। चलो छोड़िए, आप अपना छोड़िए, बुराई करनी दूसरों की, आपके आसपास के लोग कैसे सोचते हैं, यही परमानेंट चलता है, पता नहीं क्या आने वाला, पता चल जाए बस। अरे इससे अच्छा तो ये होता है कि आप ये सोच के आए थे हमें पढ़ना है, और ये हमने पढ़ रखा है, ठीक। अब फिर आती है कि मान लो कभी एनालिसिस आयोग ने अलाउ किए, कभी बंद कर दिए, उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है वो ठीक है, बट उससे ज्यादा ये जरूरी था कि बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाए। तो आप एक नए कैंडिडेट के रूप में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, जब आप वहां पहुंचे तो आपको कुछ नहीं पता था क्या आने वाला है, और ये सब सिस्टम को आप लेके गए तो आपने पेपर को अच्छा किया। इसी बजाय आपको कहीं से इनपुट मिल गया कि दो तीन क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो तुमसे बनेंगे ही नहीं, तो भैया वो तो वैसे भी नहीं बनने थे, तो काहे का प्रेशर, क्यों सोचना ये सब, ठीक। उसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी इस पे बवाल चल रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं भी 2-4 क्वेश्चन उठा के वीडियो बना देता हूँ, बच्चों को ठीक लगेगा, बड़ा एक्टिव है। फिर हमने कहा नहीं, क्या ही उससे हो जाएगा, मैं अगर एक लाइन पढ़ा भी दूंगा तो उससे कुछ होना नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करा देने से क्या मिले, 10 करा दूंगा, ठीक। फिर आपने पेपर प्री दिया, आपको पता चल गया कि जो रिलेवेंट या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे वो नहीं आ रहे हैं, पेपर बैलेंस हो गया वापस, पहली बात। दूसरी बात, फिर हमें पढ़ाना था, तो अब हमने प्लान किया कि परमिटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ाया कैसे जाएगा, तो पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो हम भी तो कुछ सोच रहे हैं। तो मेरी बात कहने का ये मतलब है कि जो आपने पढ़ा है, जो आपका कंटेंट है वो मच बेटर है, इसको मान कर अगर आप अपने आप करेंगे तो ये जो प्रेशर की बात करें वो नहीं क्रिएट होगी। बट अगर आप ये मानेंगे जो आपने पढ़ा वो सब बेकार है, जिस जगह आप पैदा वो दुनिया की सबसे गंदी जगह है, जो हवा आप सांस लेते हैं वो सबसे खराब हवा है, इस संस्थान में आप पढ़ रहे हैं वहां पता ही नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा, फिर तो नहीं होगा ना। आप जो कपड़े पहने वो सबसे खराब लग रहे हैं, अच्छा ये बढ़िया लग रहा है, इसका कॉलर उठा हुआ है, मेरा नीचे है, अब इसी में उलझे रहोगे तो दिक्कत है। कि प्रेशर इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि हम अपने आसपास बहुत कुछ देख रहे हैं आजकल, जो कई बार वो हमारे काम का भी नहीं है या हम उसको पा भी नहीं सकते, इसलिए उलझे, ठीक। इसलिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अपना प्रेशर खत्म हो जाए। मुझे लगता है सारी बातें समाप्त हो गई, किसी और कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा कि सिस्टम है तो उसको सम्मानित किया जाए।